जुलाई 1940 तक यूरोप का पूरा नक्शा बदल चुका था। हिटलर ने अपने आसपास के सारे देशों को इन्वेड कर लिया था। हिटलर और मोसोलिनी दोनों ने मिलकर एक अलाइंस बनाई थी और दोनों साथ मिलकर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करते जा रहे थे। उसके साथ साथ जापान ने एशिया के सभी छोटे देशों पर कब्जा कर लिया था। वो चाइना पर भी अपना दबदबा बना चुका था और अब उसका अगला टारगेट इंडिया हो सकता था। ऑलमोस्ट सारे देश जर्मनी से हार चुके थे। पूरे यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही ऐसा देश था जो उसके सामने खड़ा हुआ था और अभी तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं हुआ था। अब देखना यह है कि सिचुएशन कैसे बदलेंगी और किस तरह से इन लोगों को रोका जाएगा। हिटलर ने ऑलमोस्ट सारे यूरोप पर कब्जा कर लिया था और यूरोप का मास्टर बन चुका था। तब उसने सोचा कि अब यूके को भी इन्वेड किया जाए और उसके साथ भी एक ट्रीटी साइन की जाए, क्योंकि जर्मन आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल थी ब्रिटेन आर्मी से और इसलिए ब्रिटेन की आर्मी उससे टक्कर नहीं लेगी और ब्रिटेन उसके साथ पीस ऑफ ट्रीटी साइन करेगा। लेकिन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने उसका उल्टा ही किया और एक बहुत ही आइकॉनिक स्पीच थी और इस बात को क्लियर कर दिया कि यूके और जर्मनी में किसी भी तरह की ट्रीटी साइन नहीं की जाएगी। जिसके बाद हिटलर भड़क गया और वो अब यूके को भी इन्वेड करना चाहता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इन्वेड करता कैसे? यूके तो समुद्र के दूसरे किनारे पर है। यही एक कारण था नेपोलियन भी यूके को इन्वेड नहीं कर पाया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो अब जर्मन की जो आर्मी थी वो यूके की आर्मी से लड़ नहीं सकती थी क्योंकि वो समुद्र के दूसरे किनारे पर थे और जर्मनी की जो नेवी थी वो वीक थी यूके की नेवी से। तो इस सिचुएशन में हिटलर चूज करता है एयरफोर्स और हवा से यूके पर अटैक किया जाता है क्योंकि जर्मनी की एयरफोर्स ज्यादा मजबूत थी यूके की एयरफोर्स से। फिर यूके पर अटैक किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की जो एयरफोर्स थी वो बहुत अच्छी कोशिश करती है अपने देश को बचाने की। लेकिन इस वॉर में जो ज्यादा नुकसान होता है वो इंग्लैंड को होता है। उसके बाद जर्मन दिन रात अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक रात आती है 24 अगस्त 1940 की, जब जर्मन पायलट लंदन में अपना बॉम्ब गिरा देते हैं। तब यूके के प्राइम मिनिस्टर ये देखते हैं कि ये किस तरह की वॉर है, यहाँ पे तो सीधा शहरों को अटैक किया जा रहा है। जिसका रिटेलिएट करने के लिए वो बर्लिन में जाकर अटैक कर देते हैं। इसके बाद 15 सितंबर 1940 को हिटलर आदेश देता है कि अपने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लेकर जाओ और पूरे लंदन शहर को तबाह कर दो। अब यहाँ पर ब्रिटेन के पास 630 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन वो बहुत अच्छा जर्मन को जवाब देते हैं और अपने देश को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो ज्यादा नुकसान होता है वो जर्मन्स को होता है। इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे बोला जाता है और ये पहली बार था जब हिटलर को हार मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन सी लाइन को रोक दिया जाता है। अब हिटलर का नेक्स्ट टारगेट बनता है सोवियत यूनियन। वो ये सोचता है कि अगर मैं सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश को हरा दूंगा, जिसके बाद मैं ब्रिटेन पर दबाव बना सकूंगा कि वो मेरे साथ पीस ऑफ ट्रीटी साइन करे। एक और कारण भी था, वो था हिटलर की आइडियोलॉजी। हिटलर को कम्युनिस्ट लोग पसंद नहीं थे। इस तरह से हिटलर प्लान बनाता है सोवियत यूनियन को इन्वेड करने का और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती हो जाती है और यही गलती पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। हिटलर प्लान बनाता है कि वो 3 ग्रुप बनाएगा और 3 तरफ से सोवियत यूनियन में एंटर होगा। जिसके बाद सोवियत यूनियन जर्मन से अपनी ट्रीटी को तोड़ देता है और एक ट्रीटी साइन करता है इंग्लैंड के साथ। फिर सोवियत यूनियन और ब्रिटेन दोनों मिलकर ईरान को इन्वेड करते हैं और ईरान का रूट डिसाइड किया जाता है सोवियत यूनियन की आर्मी के पास मदद भेजने के लिए ताकि वो जर्मन्स को रोक सके। लेकिन उधर हिटलर अपनी फास्ट टेक्निक की वजह से सोवियत यूनियन में बहुत अंदर तक घुस जाता है। वो इतना अंदर तक आ जाता है कि जर्मन आर्मी मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह जाती है। इसके बाद सोवियत यूनियन जापान के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, जिसके बाद जापान और सोवियत यूनियन में वॉर रुक जाती है कि जापान के साथ जो आर्मी लड़ रही थी, सोवियत यूनियन के वो सोल्जर वहां से रुक सकते हैं और वापस आकर जर्मन के साथ में लड़ सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है सोवियत यूनियन को। इसके बाद वहां पर ठंड शुरू हो जाती है। इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है सोवियत यूनियन को क्योंकि वहां के जो सोल्जर हैं उनको आदत है ठंड में लड़ने की। इसके बाद दिसंबर 1941 में जापान का दिमाग खराब हो जाता है और वो यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। जिसका रीजन जब उससे पूछा जाता है तो वो ये बोलता है कि यूएस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, वो हमारी ही रफ्तार से ग्रो हो रहा था और अगर हमको उससे आगे निकलना है तो उसकी स्पीड को धीमा करना था, इसीलिए हमने उस पर अटैक कर दिया, उसकी पूरी नेवी को तबाह
तबाह कर दिया ताकि हमारी नेवी उससे ज्यादा पावरफुल रहे। जब यूएस इस पर आपत्ति जताता है तो वो बोलता है कि क्या कर लोगे, मतलब एक तो गलती की और अपनी गलती मानो भी मत। अब भले ही यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर नहीं किया था, लेकिन वो ये सब कुछ देख रहा था और खुद को प्रिपेयर करके बैठा था। उनकी एक रिसर्च चल रही थी जो एटम बॉम्ब पर थी। बहुत जल्दी उन्होंने एटम बॉम्ब बना भी लिया और जापान पर पटक भी दिया। अब जब जापान यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और इस तरह के जवाब देता है, तब यूएस ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर देता है जापान के खिलाफ। अब 1942 में इजिप्ट से इटली और जर्मनी के जो सोल्जर थे उन सबको भगा दिया जाता है और इजिप्ट में अलाइड फोर्सेस आ जाती हैं। नवंबर 1942 फिर से सर्दियां आ जाती हैं। जर्मन आर्मी बर्फ में सोवियत यूनियन की आर्मी से टक्कर नहीं ले पा रही थी। इसी बीच बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड लड़ी जाती है, जिसमें 3 लाख जर्मन सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता है। उसके कुछ महीनों बाद इटली की जनता का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने डिक्टेटर को लिटरली धक्के मारकर वहां से निकाल देती है और मार देती है। अब इटली जर्मनी का साथ छोड़ देता है क्योंकि अब वहां पर वो सरकार आ चुकी थी जो जर्मनी के हिसाब से काम नहीं करती थी, जिसको हिटलर से कोई लेना देना नहीं था। फिर आता है 6 जून 1944, जिसको डी डे भी कहा जाता है। तकरीबन 1.5 लाख अलाइड फोर्सेस फ्रांस में घुसती है फ्रांस को आजाद कराने के लिए, और वो बहुत अच्छी फाइट करती है और एक हद तक फ्रांस में से जर्मन आर्मी को भगा देती है। अब हिटलर ये सब कुछ देख रहा था और वो देखता है कि सोवियत यूनियन में हम आगे तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर ठंड पड़ी है और बर्फ पड़ रही है और वेस्ट साइड से भी अटैक हो रहा है। तो वो अपनी आर्मी को सोवियत यूनियन से वापस बुलाता है और कहता है कि वेस्ट साइड पर अपना कब्जा वापस करो। अब जब उसकी आर्मी वापस चलने लगती है तो सोवियत यूनियन की जो आर्मी होती है वो पूरा अग्रेसिवली उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और बहुत जल्दी ही अपनी सारी जमीन उनसे वापस भी ले लेती है। इसके बाद फ्रांस में भी जर्मन आर्मी की हालत खराब हो चुकी थी। फिर हिटलर अपना लास्ट अटैक प्लान करता है, बैटल ऑफ बल्ज। इस बैटल का मकसद था सभी अलाइड फोर्सेस को वापस खदेड़ना, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सभी अलाइड फोर्सेस अब जर्मनी को ही इन्वेड करने जा रही थी, लेकिन इन्वेड करने से पहले जर्मनी के सभी शहरों पर बहुत ज्यादा बमबारी की जाती है। इतने ज्यादा बम गिराए जाते हैं कि आज के समय में भी अगर किसी को वहां पर अपना घर बनाना हो या किसी तरह की खुदाई करनी हो तो पहले वहां पर एक टीम को बुलाया जाता है जो ये वेरीफाई करती है कि नीचे कोई बम नहीं है। उसके बाद यूरोप और मिडिल ईस्ट के सभी देशों को ये ऑफर दिया जाता है कि जो भी देश जर्मनी के खिलाफ अपनी वॉर डिक्लेयर करेगा वो अलाइड फोर्सेस में ज्वाइन हो सकता है। तब ऑलमोस्ट यूरोप के और मिडिल ईस्ट के सारे देश जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी 4 महीनों में हर रोज तकरीबन 30,000 लोग मारे जा रहे थे। जैसे जैसे अलाइड फोर्सेस आगे बढ़ती है उनको हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में पता चलता है जहां पर लाखों ज्यूज को मारा गया था। इस वक्त तक क्लियर हो चुका था कि हिटलर हारने वाला है। इटली की मदद आ नहीं सकती थी क्योंकि वहां पर सरकार बदल चुकी है और जापान पर एटम बॉम्ब फेंक दिया गया था और वो मदद भेज नहीं सकते। फाइनली मई 1945 को बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन 30 अप्रैल 1945 को ही हिटलर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद 8 मई 1945 को जर्मनी सरेंडर कर देता है और ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, जिसके बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और पूरे यूरोप का एक नया मैप बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।